हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। आज के वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हम लोग जहाँ पे छोड़े थे उससे आगे का। तो आई थिंक कल हम लोग 80 नंबर ये क्वेश्चन कर चुके थे। इससे आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी इज शिफ्टेड टू एनी अदर पॉइंट विच इज ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, the external effect on the force on the body remains unchanged। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सा प्रिंसिपल का है, बेसिकली वही पूछ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है कि हम किसी भी फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो उसका कोई भी जो इफेक्ट है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, सेम इफेक्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। कह रहा है कि एक जो फोर्स का इफेक्ट होता है उसके रिगार्डिंग ऑप्शन चूज करना है। कह रहा है कि इंट्रोड्यूस द इंटरनल रेसिस्टेंस। सही है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करता है। जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, चाहे वो टेंसाइल हो या कॉम्प्रेसिव नेचर का हो, तो वो स्ट्रेस डेवलप करता है मेंबर में। बैलेंस द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, दूसरे फोर्स को बैलेंस भी करेगा। रिटार्ड इट्स मोशन, मोशन को रिटार्ड भी कर सकता है, एक्सेलरेट भी कर सकता है। तो ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। एसएससी जेईई 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ रिजिड बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। देखो कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी आर इक्वल, नहीं। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देखो नहीं, तीन फोर्स है, पैरेलल होगा, फिर क्या ही इक्विलिब्रियम में रहेगा वो। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स मीट इन अ पॉइंट। फोर्थ ऑप्शन है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्सेस मीट इन अ पॉइंट। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, मेरे हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए सी, ठीक है, क्योंकि लामीज थ्योरम के हिसाब से कंडीशन ये कहता है कि तीनों फोर्स एक पॉइंट पे मिलना चाहिए या उसका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें यह भी कंडीशन है कि जो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, मान लो कि P1, P2, P3, ठीक है, तो इसके सामने वाला जो एंगल बनता है इस एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन वो बात सी में नहीं लिखा है। वहीं पे हम डी में देखें तो कहा है कि फोर्स पैरेलल भी होगा और एक पॉइंट पे आके मिलेगा भी, तो ये संभव नहीं है। तो ओवरऑल देखो तो ऑप्शन सी ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, लेकिन हम किसी बुक में पढ़े हैं कि ऑप्शन डी दिया हुआ था उसका आंसर, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए। मतलब डी से ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। वैसे कंप्लीट करेक्ट ना सी है ना डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if water in a stream is flowing with a velocity of 20 km/h and a boat is traveling from one bank to another bank, if the velocity of boat in a direction perpendicular to the stream is 20 km/h and width of the stream is 2 km, then the time taken and the angle at which boat makes विथ द डायरेक्शन ऑफ स्टीम इज। देखो कह रहा है कि कोई स्टीम है, यानी कि पानी का धारा है, ये स्टीम है, ये फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अच्छा, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये है 20 km/h, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इस किनारे से इस किनारे पर एक बोट जा रही है, ठीक है, इस तरह से, मतलब जा तो इस तरह से कोशिश कर रही है लेकिन वो जा नहीं पाएगी इस तरह से सीधे। अच्छा, इस बोट की जो स्पीड है या कि वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू द फ्लो, वो कितना है, 20 km/h, ठीक है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो दोनों किनारे के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, ये 2 किलोमीटर दे दिया है, यानी कि स्टीम का विड्थ दिया है, तो जितना दूरी पे किनारा रहेगा उतना ही तो ये होगा 2 किलोमीटर। चलो अब देखो, हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी तो वेक्टर है, तो दो वेलोसिटी इस तरह से परपेंडिकुलरली दिया हुआ है, तो इस दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट किधर काम करेगा, इधर काम करेगा। देखो स्टीम चाहेगा कि बोट इधर चला जाए और बोट आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो बोट फाइनली इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे,
रूट अंडर, दोनों 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर बोल दिया है कि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सीधे लिखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस फिर से 20 का स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा रूट अंडर 800, तो ये हो जाएगा 10√2, तो ये किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब देखते हैं कि बीच का एंगल कितना बनेगा। ये वैसे बनेगा 45 डिग्री, अगर निकालना चाहो तो ऐसे निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं कि बीच का एंगल अल्फा है, हम लोग जानते हैं 10 अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 अल्फा इक्वल टू लिखेंगे 20 साइन थीटा, थीटा की जगह पे 90, और इधर हो जाएगा 20 प्लस 20 कॉस थीटा, यानी फिर थीटा की जगह पे 90। देखो 20 साइन 90 का वैल्यू 120, और देखो कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, तो ये हो गया 20/20 इक्वल टू 1, तो 10 अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 10 में 45 डिग्री का मान ही 1 होता है, तो ये आ गया हमको 45 डिग्री। एंगल तो निकल गया 45 डिग्री, और वो देखो 45 डिग्री एंगल केवल एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन मान लो कि 45 डिग्री ऑप्शन दे देता, दूसरा ऑप्शन में भी एंगल दे देता, तो कन्फ्यूजन होता। तो हम लोग को फिर टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा या फिर फाइंड करना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस है, ये नाव जो इस डायरेक्शन में चली, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो इस डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 किलोमीटर। ठीक है, और ये देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है एक, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 45 डिग्री इसको एंगल माने तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो h हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय साइन 45 डिग्री, तो 2 साइन 45 डिग्री हो जाता है 1/√2, तो h आएगा 2√2। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है, तो हम लोग को डिस्टेंस क्या मिला, डिस्टेंस मिला है 2√2, और स्पीड कितना था हम लोग का, रिजल्टेंट स्पीड जो था ये था 10√2, तो ये हो गया 10√2 नहीं है, 10√8 होगा, तो ये हो जाएगा 10√8, तो ये यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा √4, तो हो जाएगा 2/10 √4, यानी कि 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये आया 1/10 कितना आवर। ठीक है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कैंसिल, तो ये आ गया हम लोग को 6 मिनट, जो कि अगेन ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए हो गया हम लोग का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लामीज थ्योरम, इफ 3 कोप्लानर फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू, तो वो साइन का होता है। ठीक है, P/sin अल्फा, Q/sin बीटा, R/sin गामा, ये पढ़े थे, तो वो साइन के एंगल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, बाकी जो ये तीनों है ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है 1 kg फोर्स इज इक्वल टू 1 kg फोर्स इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट ऑफ मास 1000 kg ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एट द एल्टीट्यूड, हाइट दे रखा है कितना 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, यानी कि वो स्पेस में चल जाएगा। ठीक है, और स्पेस में हम लोग g का वैल्यू 0 लेते हैं, कहते हैं विल एक्सपीरियंस द वेट, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट होता है मास इंटू जी, तो मास इंटू जी का वैल्यू तो स्पेस के लिए 0, तो वेट हो जाएगा 0, तो वो 0 वेट एक्सपीरियंस करेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फोर्स P, 2P, 3P एंड 4P एक्ट अलोंग द साइड ऑफ द स्क्वायर, टेक इन ऑर्डर एज शॉन इन फिगर, द रिजल्टेंट फोर्स इज, तो कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। देखो इधर है 4P, नीचे है 2P, एक पॉइंट पे लाते हैं 2P, इधर हो गया 4P, तो रिजल्टेंट ऊपर की तरह ही काम करेगा, कितना 2P, इधर है P, इधर है 3P, तो रिजल्टेंट किधर इस तरफ काम करेगा, ये हो जाएगा हम लोग को 2P। ठीक है, 3P में से एक P तो चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2P, इसका रिजल्टेंट
इस डायरेक्शन में होगा, और ये रिजल्टेंट कितना होगा, तो r इक्वल टू रूट अंडर 2p का होल स्क्वायर, 2p का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 8p का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से तो इसका हट जाएगा, तो p बाहर आ जाएगा, रूट अंडर 8, तो हो जाएगा 2√2p, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मास ऑफ 5 kg इज अटैच टू द मिडिल ऑफ अ rope which is being pulled from both end in the opposite direction taking g equal to 10 meter per second square. The minimum pull required to completely strengthen the rope will be। देखो कह रहा है कि जैसे क्वेश्चन को में कह रहा है कि ये मान लो कि कोई रोप है, ठीक है, दोनों तरफ हम लोग ऐसे तरह से खींच रहे हैं, तो ये बिल्कुल टाइट रहेगा। अब इसी रोप में क्या हुआ कि हम लोग एक ना ऐसे करके कोई मास लटका दिए, कितना का, 5 kg का, और जी का वैल्यू 10 दिया है, तो इक्वल टू हो जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है। तो अब तो ये रस्सी सीधी नहीं रहेगी, अब तो ये रस्सी इस तरह से टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से। लेकिन कह रहा है कि इसमें जो टेंशन है, ये टेंशन कितना हो ताकि ये रस्सी इस तरह से सीधी का सीधी ही रहे, बिल्कुल भी वो झुके नहीं, नीचे की तरफ लचके नहीं, ठीक है। तो जब ये बिल्कुल ही नीचे की तरफ नहीं लचकेगी तो ये हो जाएगा इस तरह से स्ट्रेट, और इधर हो जाएगा 50 न्यूटन, तो इधर टी, तो रस्सी सेम है, इधर भी टी, और पूरा स्ट्रेट रहेगा, तो ये वाला एंगल बनेगा हम लोग का 180, ये एंगल रहेगा 90, और ये भी एंगल रहेगा 90, ठीक है। लामिज थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा टी बाय साइन 90 इक्वल टू 50 बाय साइन 180। तो यहाँ से जब टी निकालेंगे तो हो जाएगा 50 इंटू साइन 90 डिवाइड बाय साइन 180। 50 साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन 180 का वैल्यू होता है 0, तो 50 बाय 0 ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो जो टेंशन है ना वो अगर इन्फिनाइट हो तभी ऐसा संभव है कि हम उसमें कुछ वेट को लटका भी दिए हैं और वो रस्सी लचक भी नहीं रहा है नीचे की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगले वीडियो में देखेंगे इससे आगे का क्वेश्चन। तब तक इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।